बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो यूनिट 1 की है उसको सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 की जितनी भी हमारे पास पीछे एक्सरसाइजेज थी वो हमने सॉल्व कर ली है। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs है हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, √7 इज़ इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल और नेचुरल नंबर। यानी हमने इसको बताना है कि ये अंडर रूट क्या है, √7 जो है। तो हमने जो रैशनल और इरेशनल डेफिनेशंस पढ़ी थी उनमें हमने देखा था कि ऐसे अंडर रूट जिसको हम फाइंड करें तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आए, यानी एग्जैक्ट होल नंबर हमारे पास ना आए, तो ऐसे अंडर वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास इरेशनल होती हैं। तो ये √7 जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आता है। जैसे अगर हमारे पास √49 हो तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास 7 के इक्वल होता है, तो वो एक एग्जैक्ट होल नंबर हमारे पास आ रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तो रैशनल है। लेकिन ऐसे होल नंबर ऐसे नंबर जिनका हम अंडर रूट अगर फाइंड करें, जैसे 5 है, 7 है, 3 है, तो जिन हमारे पास एग्जैक्ट होल नंबर ना आए बल्कि पॉइंट्स में वैल्यू आए वो हमारे पास इरेशनल होते थे। तो √7 भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह हमने पाई और ई के बारे में पढ़ा था कि ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो सेकंड का भी हमारे पास यही ऑप्शन टिक है, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमें कह रहा है कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, अगर n हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो हमारे पास परफेक्ट स्केयर ना हो तो √n जो है वो क्या होगा। अब देखें यहाँ पे 49 जो था ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर था ना, 7 का स्केयर लें तो वो 49 के इक्वल आता है। वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर था, इसीलिए उसका जब हमने अंडर रूट फाइंड किया तो वो भी हमारे पास होल नंबर एक आ गया था। क्योंकि अंडर रूट जो 49 है उसको हम लिख सकते थे 7 का स्केयर, तो 7 जो स्केयर है और उसके रूट है वो दोनों कट के हमारे पास 7 रह जाता था। लेकिन जब हमने 7 की बात की तो वो हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर नहीं था, इसलिए इसके रूट कटता नहीं था, बल्कि उसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आती थी। अब यहाँ पे n को भी यही कहा गया है कि n अगर परफेक्ट स्केयर ना हो तो √n जो है वो क्या होगा। जैसे हमारे पास 7 जो है वो इरेशनल था, इसी तरह से फिर n भी क्या होगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो स्टेटमेंट है, √3 प्लस √5 इज। देखिए √3 भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और 5 भी। तो जब दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो उनका आंसर भी इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसका भी जो ऑप्शन डी है, इरेशनल नंबर, यही होगा सही। उसके बाद हमारे पास है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर देन x इक्वल टू x इज कॉल्ड। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो ये भी हमने पढ़ी थी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि एक नंबर जब खुद के इक्वल ही हो तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। देन हमारे पास है, लेट ABC बिलोंग टू रियल नंबर। अगर कोई 3 नंबर हो ABC जो बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर से, देन A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C, देन A ग्रेटर देन C इज कॉल्ड अ डैश प्रॉपर्टी। तो ये भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। आगे जो हमारे पास 7th वाली स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। x की वैल्यू हमने फाइंड करके बतानी है कि वो किसके इक्वल होगा इन ऑप्शंस में से। 3/2 ऑप्शन है, 3/4, 5/6 एंड 2/3 ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हमने सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इक्वल टू 64। अब यहाँ पे हमारे पास जो 8 की पावर x है इसको अगर हम लिखें 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 होता है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा है और ऊपर हमारे पास जो पावर x थी उसको इसी तरह से लिखा। उसके बाद जो इक्वल की साइड पे हमारे पास 64 है, अगर उसका भी हम LCM लें तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 1 इधर आया, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 की पावर बन रही है 6। अब इधर 2 की पावर x और इधर बन रही है 2 की पावर 3x।
तो बेस सम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐड करें अगर, तो यहाँ से x प्लस 3x हो जाएगा हमारे पास, और इस साइड पे 2 की पावर 6। अब देखिए दोनों साइड पे हमारे पास जो बेस है वो इक्वल है, तो जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x प्लस 3x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो x प्लस 3x करेंगे तो वो 4x बनेगा, और इस साइड पे हमारे पास है 6। तो x यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो इधर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो 3/2 है, तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर दो नंबर्स बिलोंग करें रियल नंबर्स के, तो एक नंबर दूसरे के इक्वल होगा जब, तो दूसरा नंबर क्या होगा वो पहले वाले की इक्वल होगा, तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास थी। अब इसके बाद जो हमारे पास 9 वाला है उसमें क्या कह रहा है कि √75 प्लस √27 को सोल्व करके बताएं कि वो इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल है। तो इसको भी सोल्व करके हम देखते हैं। यहाँ पे एक है हमारे पास √75 प्लस √27। अब इनको आपने डायरेक्ट नहीं कर देना कि इनको एक में लिख के हम प्लस कर लें, वो उस वक्त हम कर सकते हैं जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे √a हो और √b हो, तो मल्टीप्लाई हो रहे हों, दरम्यान में प्लस माइनस का साइन ना हो, तब उनको हम एक में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो हम इनको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते एक में लिख के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 75 का जब एलसीएम लें तो 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास आया है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 5 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √3। तो √75 की जगह पे हम लिखेंगे 5 √3 प्लस जो √27 अगर हम उसको सोल्व करें, 3 9 जार 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 बनी है। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 जब हम इसको लिखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक 3 बाहर आ गया और एक 3 अंदर रह जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 √3। अब देखिए √3 इन दोनों में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा 5 + 3। तो 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 √3। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो डी है उसमें हमें 8 √3 ही दिया गया है, तो इस पे सर्कल कर देते हैं हम कि ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है। लास्ट हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 एंड 3 - √5 इज प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन रही है a + b और a - b की। तो जब ये फॉर्म हो तो वो किसकी इक्वल होती थी, a + b और a - b इक्वल हमारे पास होता था a² - b² के। ये हमारे पास फार्मूला था a - b और a + b इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे हमारे पास a - b की और प्लस की जगह पे 3 √5 और 3 - √5 है। तो जब फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के अब पीछे रह गया 5 और इधर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 - 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो एमसीक्यूज हमारे सॉल्व हो गए। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो है कि इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई डैट a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो चलिए इनको हम सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अवर एडिशन। तो इसको भी हम सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं। अब हमारे पास
ये जो पार्ट है इसमें हमने क्या करना है कि ए बी और सी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करके फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, और चाहे तो जैसे हमारे पास ये लेफ्ट और राइट साइड लिखी हुई है उसी में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके तो सॉल्व कर लें। तो हम इधर ही वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हमारे पास है ए, तो ए की वैल्यू है 3/2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 गिवन है, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/5। इसी तरह से राइट साइड पे हमारे पास ए की वैल्यू है 3/2 इंटू बी की वैल्यू है 5/3, प्लस ए की वैल्यू फिर से 3/2 इंटू सी की वैल्यू है 7/5। अब जो लेफ्ट साइड है इसमें हम क्या करेंगे, 3/2 के बाद जो आगे वैल्यू है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो 5 3 ज़ार 15 होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाती। अगर तो ऐसी वैल्यूज़ हों जो एक दूसरे के टेबल पे जा रही हैं तो हम उनमें से जो बड़ी वैल्यू होती है वो एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाने वाली, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 ज़ार 15। अब 3 5 ज़ार 15 होता है, तो 5 को हमने क्या करना है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 ज़ार 25, प्लस 5 3 ज़ार 15, तो 7 3 ज़ार 21। इसी तरह से यहाँ से 3 और 3 कट हो गया, पीछे रह गया 5/2, प्लस 7 3 ज़ार 21 और 5 2 ज़ार 10। अब जब यहाँ पे हमारे पास 25 और 21 है, इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 46/15। जबकि जो हमारे पास राइट साइड है उधर अगर हम एलसीएम लें तो 2 और 10, 2 टेबल पे जाता है 10 के, 2 5 ज़ार 10 होता है, तो यहाँ से हम 10 को एलसीएम लेंगे। 2 5 ज़ार 10, तो फिर हमने 5 के साथ 5 को ही मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ार 25, प्लस 10 1 ज़ार 10, तो 21 1 ज़ार 21 हो जाएगा। यहाँ से अब देखें कटिंग हो रही है हमारी, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, इसी तरह से 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो 23 1 ज़ार 23 और नीचे 5 1 ज़ार 5। इधर हमारे पास जब हम 21 और 25 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 46 और डिवाइड में है 10, तो यहाँ से अगर हम कटिंग करें तो 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आ जाएगा 23/5 इक्वल टू 23/5। तो लेफ़्ट और राइट साइड हमारी इक्वल आ गई हैं। तो जो हमने प्रूव करना था, इसमें वेरीफाई करनी थी कि दोनों साइड्स इक्वल हों, इनको सॉल्व करने के बाद वो हमारा सॉल्व हो गया। तो लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या एस रिक्वायर्ड। सेकंड पार्ट है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह है बिल्कुल, इसमें भी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास 3/2, प्लस बी की हमारे पास गिवन थी 5/3 इंटू सी की वैल्यू थी 7/5। जो राइट साइड है वहाँ पे हमारे पास ए सी प्लस बी सी है, तो ए की वैल्यू फिर से 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5, प्लस बी की वैल्यू 5/3 इंटू 7/5। तो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब यहाँ पे 2 और 3 दोनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाती, तो 3 2 ज़ार 6, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 3 ज़ार 6 है, तो नोमिनेटर को हमने जितने टाइम नीचे हमारा टेबल गया होता है एलसीएम पे, उसी के साथ हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 3 ज़ार 6, तो 3 टाइम टेबल गया है, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ार 9, इसी तरह से 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10 इंटू 7/5 इक्वल टू, अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो 7 3 ज़ार 21 और 5 2 ज़ार 10, प्लस यहाँ से 5 और 5 कट के पीछे रह गया हमारे पास 7/3। अब यहाँ से 10 + 9 करेंगे तो आएगा 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5, और इधर हमारे पास 10 और 3 है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो 10 3 ज़ार 30,
10 3 30 होता है, तो 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, 3 2 6, हमारे पास आएगा 63 प्लस 3 10 30, तो 7 10 70। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को आपस में। तो 19 7 हमारे पास होगा 7 9 63, 7 1 7, 6 प्लस किया तो 133। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 133/6, 5 है 30 इक्वल टू 70 प्लस 63 है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 में 0 प्लस किया 3, 7 और 6 13, तो 133/30। तो दोनों साइडें इक्वल आ गई हमारे पास। तो यहाँ से भी हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही वेरीफाई करने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन में कि ये वैल्यूज़ दी गई हैं और आपके पास जो नीचे पार्ट दी गए हैं उनको वेरीफाई करें, दोनों साइडें इक्वल आती हैं या नहीं, उसमें वैल्यूज़ पुट करके चेक करें। तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी और सी की, और हमें कहा गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है पीछे, उसको क्या करें, जो रियल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसको वेरीफाई करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 4 को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम पहले सॉल्व करते हैं एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास होती है a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। यानी इसमें हमारे पास a जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, प्लस इंटू बी प्लस सी है और वो ब्रैकेट में है, और इस साइड पे हमारे पास a प्लस बी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, इंटू प्लस सी हमारा बाहर है। तो अब हमने इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें गिवन है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू हमें गिवन है 4/3 प्लस बी की वैल्यू है 5/2 प्लस सी की 7/4, और राइट साइड पे इसी तरह से हमारे पास ए की वैल्यू है 4/3 प्लस बी की 5/2 प्लस सी की हमारे पास है 7/4। तो अब हमें पता है ये रूल होता है हमारे पास कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है उसको सोल्व करना होता है। तो 4/3 इसी तरह से आ जाएगा, प्लस इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 2 जो है वो 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हमारे पास 4 एलसीएम होगा। 2 2 4, तो 5 2 10 प्लस 4 1 4, देन 7 1 7। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 2 6, तो 3 2 6, तो 4 2 8, 2 2 2 3 6, तो 5 3 15 प्लस 7/4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/3 प्लस 10 प्लस 7 करेंगे तो वो इक्वल आएगा 17 के, और डिवाइड में हमारे पास इसी तरह से 4, और राइट साइड पे जब 8 प्लस 15 करेंगे तो वो आएगा 23/6 प्लस 7/4। तो अब हमारे पास यहाँ पे था 4/3 प्लस 17/4, और इस साइड पे इसी तरह से 23/6 प्लस 7/4। अब इधर हम एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4 3 12। अब 3 4 12 होता है, तो 4 4 16। इसी तरह से यहाँ से 4 3 12, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 51 आएगा। 3 7 21, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 प्लस किए तो 51 बना हमारे पास। और इधर हमारे पास एलसीएम आएगा 6 और 4 का जब एलसीएम लें तो 2 3 6, 2 2 4, इसी तरह से 3 का 3 और 2 1 2, देन 3 1 3, तो 2 2 4, 4 3 12। तो इधर भी एलसीएम हमारे पास 12 आया। 6 2 12, तो 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46, प्लस 4 3 12, तो 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। तो 51 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 1 7,
और 5 और 1 6, यानी 67/12 इज इक्वल टू 46 में जब हम 21 को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 6 और 1 7 और 4 और 2 6, तो 67/12। तो देखिए हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो हमें यही वेरीफाई करने के लिए कहा गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रूव करें। तो हमने वेरीफाई कर लिया एडिशन के लिहाज से। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये तो हमारा आ गया लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम इसको देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या होगा, सेम इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ उसमें प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब इसमें भी हमने इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ए की थी 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू थी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4 आ जाएगी सी की वैल्यू। इधर भी हमारे पास इस तरह से 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इंटू 7/4। तो यहाँ से 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7 5 जार होगा 35 और 2 4 जार 8। और यहाँ से देखें कटिंग हो रही है, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10 और नीचे 3 1 जार 3 और इधर से इसी तरह से 7/4। अब देखें यहाँ से 4 1 जार 4 4 2 जार 8। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 35 1 जार 35 और नीचे 3 2 जार 6 और राइट साइड पे 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। तो पीछे हमारे पास 7 और 5 रह गया, तो 7 5 जार 35 और नीचे इसी तरह से 3 2 जार 6। तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई हमारे पास। तो दोनों काम जो हमें कहे गए थे कि मल्टीप्लिकेशन से भी और एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें, वो हमने कर लिया था। अब हमने तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन 4 हमारा नेक्स्ट होगा और वो हम देखते हैं कि वो क्या है। ये हमारा क्वेश्चन 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमने बताना है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ज़ीरो जो है हमारे पास वो एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है जो हमारे पास कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p q क्या होने चाहिए? बिलोंग कर रहे होते हैं इंटीजर से, और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी उसकी डिवाइड में जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए ज़ीरो को भी तो हम लिख सकते हैं ना, 0/1 0/2 रहता तो वो ज़ीरो ही है, क्योंकि 0/1 हो वो फिर भी इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो इसलिए ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया है कि स्टेट डाइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, इधर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, कि ए या तो इक्वल होगा बी के, या उससे ग्रेटर होगा, या उससे लेस देन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान हमने क्या करना है? दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो ये भी हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह से, लेकिन चलें इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स के दरमियान हमने कोई नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो अब हमने 4 और 5 का फाइंड करना है। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा? 2। तो जब हम 4 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9। तो यहाँ से 9/2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर फाइंड हुआ, लेकिन हमें कहा गया है कि 2 नंबर जो है वो फाइंड्स करें। तो सेकंड नंबर के लिए हमने उस वक्त भी क्या किया था कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर आया होता है उसको और जो हमारे पास यहाँ से सेकंड नंबर होता है उन दोनों को ऐड करना है और इसी तरह से 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास? 9/2 + 5
और इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, 2 के साथ। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा डिवाइड में 2 और 2 5 आर 10, और हमारे पास ये डिवाइड किससे हो रहा है, 2 के साथ। और देखें यहाँ पे 10 + 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, 19/2। और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि पहले 2/1 है तो अब 1/2 हो जाएगी। और 19 1s are 19, और डिवाइड में हमारे पास 2 और 2 है तो 2 2s are 4। तो हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा, 19/4। Hence the rational numbers between 4 and 5 are rational numbers between 4 and 5 are 9/2 and 19/4। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम पहले सोल्व कर भी चुके हैं। चलें इसको भी अब हम सोल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट की बाहर वैल्यू दी गई है वो क्या है, 5। तो यानी इसकी हमारे पास जब इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास पावर होगी 1/5, एक्स की पावर 15, वाई 35 और जी की पावर है 20, और होल पावर हमारे पास यहाँ पे है 1/5। अब हम इनकी पावर्स को अलग अलग अगर करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स की पावर 15 होल पावर 1/5, इसी तरह से वाई की 35 होल पावर 1/5, और नीचे भी इसी तरह से जी की पावर है 20 और होल पावर है हमारे पास 1/5। अब इनकी अगर कटिंग करें तो यहाँ से 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 7s are 35, और यहाँ से 5 4s are 20। तो पीछे हमारे पास रह गया है एक्स की पावर 3, वाई की पावर 7 और इसी तरह से जी की पावर 4। यही हमारा इसका आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास अंडर रूट, बाहर हमारे पास 3 है और अंदर हमारे पास 27 और उसकी पावर है 2x। तो इसको भी जब हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो होल पावर हमारे पास आएगी 1/3 और अंदर हमारे पास क्या है 27 और उसकी पावर है 2x। अब अगर हम 27 का एलसीएम लें तो वो हमारे पास आता है 3 की पावर 3 और होल पावर 2x। इसको हम पहले भी कई दफ़ा सोल्व कर चुके हैं। 3 9s are 27 होता है और 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो देखें 3 की पावर 3 आया और होल पावर हमारे पास 2x है और बाहर हमारे पास पावर है 1/3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास जो पावर रहेगी 2x और 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर क्या आएगी हमारे पास 2x, और 3 का अगर हम स्केयर लें तो वो हमारे पास, सॉरी ये स्केयर नहीं, ये तो 3 की पावर 2x है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 6 × 3 की पावर n+2 और डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ये जो 3 की पावर n+2 है, जैसे हमारे पास बेस सेम हो, 3 की पावर n हो और 3 की पावर 2 हो, तो उसको हम ऐड करके लिखते हैं 3 की पावर n+2। इसी तरह से जब ऐड हो रही हो तो उनको भी हम अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 × 3 की पावर n और इसी तरह से 3 का स्केयर, और डिवाइड में भी हमारे पास जो 3 की पावर n+1 है उसमें भी हम इसी तरह से पावर्स को अलग अलग करेंगे, -3 की पावर n। तो अब यहाँ पे जो 3 की पावर n है उसको कॉमन लेंगे। 3 की पावर n को जब कॉमन लिया तो ऊपर भी हमारे पास 6 और साथ में 3 का जो स्केयर है वो हो जाएगा 9, और नीचे जब हमने 3 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह गया 3 की पावर 1 माइनस, ये हमने कॉमन लिया हुआ है तो इसकी जगह पे आएगा 1। तो ये दोनों कट गई, पीछे हमारे पास रह गया 6 9s are 54 और डिवाइड में 3 की पावर 1 3 माइनस 1। तो 54 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 इधर आया तो 2 7s are 14। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51।
फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका हम सम निकालें तो वो 51 की इक्वल आए और वो हमारे पास ऑड इंटीजर होने चाहिए और कंसेक्टिव यानी एक सीक्वेंस में होने चाहिए। इस तरह का हम क्वेश्चन 1.3 में सॉल्व कर भी चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे लेट करते हैं वो 3 इंटीजर। लेट फर्स्ट इंटीजर हम लेंगे x की इक्वल, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। और जो सेकंड हम लेंगे, सेकंड इंटीजर वो हम लेंगे x+2, क्योंकि हम x+1 इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि जब अगर x की जगह पे हम 1 पुट करें तो 1+1 2 आ जाएगा, हमारे पास वो इवन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x+2 लेंगे क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 1+2 करने से हमारे पास आएगा 3, वो ऑड इंटीजर आएंगे। तो इसलिए हमने ऑड इंटीजर क्योंकि लेने हैं तो इसलिए हम x+2 और थर्ड जो इंटीजर हमने लेना है वो इसी तरह से हम लेंगे x+4। अब हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे वो ये है कि सम ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 51। तो हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ ऑड इंटीजर, जो कि हमारे पास कंडीशन थी, इक्वल टू 51। तो अब जो हमने वो इंटीजर लेट किए हैं उन्हीं का सम लेंगे, x+2 प्लस इसी तरह से थर्ड इंटीजर x+4 इज इक्वल टू 51। अब यहाँ से देखिए x+x और +x तीनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3x और 2+4 करने से आएगा 6 इज इक्वल टू इसी तरह से 51। अब ये 6 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है तो जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। अब यहाँ पे 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जब हम इस साइड पे लाएंगे तो ये होगा डिवाइड। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। तो अब अगर हम कटिंग करें तो 3 1s आर 3, बाद इधर आया 15 बना तो 3 5s आर 15। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 15। तो अब जो हमने लेट किए हुए थे नंबर, इनमें अगर हम पुट करें तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास हो जाएगा 15। इसी तरह से सेकंड में जब हम x की जगह पे 15 पुट करेंगे तो 15+2 करने से आ जाएगा 17। इसी तरह जब थर्ड में पुट करेंगे तो वो आएगा 19। पुट करते हैं हम। अब हमारा फर्स्ट इंटीजर इसी तरह से सेकंड इंटीजर किसकी इक्वल आएगा, x+2 था तो वो 15+2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 की इक्वल। इसी तरह से थर्ड जो है वो हमारे पास आएगा x+4 है तो यहाँ से 15+4 करने से आ जाएगा 19। तो हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 15, 17 and 19। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। कितनी बॉल्स उसने पिक की, 96, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उनको 2 बकेट के अंदर रखा। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। उनमें दोनों बकेट में से जो एक बकेट है उसमें क्या है कि 28 मोर बॉल्स हैं, यानी उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स हैं दूसरी बकेट से। अब यहाँ पे जो दूसरी बकेट है उसकी बताई नहीं गई कि उसमें कितनी बॉल्स हैं, सिर्फ इतनी बात की गई है कि उसमें जो दूसरी बकेट है उससे 28 बॉल्स ज़्यादा हैं जो पहली बकेट जिसकी बात हुई है उसमें। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, और साथ ही हमसे पूछा गया है कि जो दोनों बकेट्स हैं उनमें कितनी कितनी बॉल्स हैं। एक की बताई गई है कि जो पहली वाली बकेट है उससे जो दूसरी वाली बकेट है उसमें 28 मोर बॉल्स हैं, और पहले वाली की हमें बताई नहीं गई कि उसमें कितनी बकेट्स हैं, और टोटल हमें बताई गई है कि वो कितनी है 96। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास थी 96। अब हमें जो जिस बकेट की नहीं बताई गई बॉल्स उसको हम लेट करते हैं x की इक्वल, यानी 1 बकेट बॉल इक्वल टू x
तो जो सेकंड बकेट है उसमें हमें बताया गया था कि 28 मोर बॉल्स हैं। सेकंड बकेट बॉल इक्वल टू x प्लस 28 आएगा फिर हमारे पास। अब जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि उन दोनों बकेट की बॉल्स को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास इक्वल किसके आएगा 96 के। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 28 और ये हमारे पास इक्वल किसके हैं 96 के। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और 28 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। तो 2x इज इक्वल टू 96 में से हमने 28 को माइनस करना है। 16 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 8 रह जाएगा। इधर हमारे पास 8 है, 8 में से 2 गए तो 6, तो पीछे हमारे पास रह गया 68। अब x इज इक्वल टू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके होगा डिवाइड। तो 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 34। यानी जो फर्स्ट वाली बकेट थी उसमें कितनी बॉल्स हैं 34। अब हमने सेकंड वाली की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी फर्स्ट बकेट या वन बकेट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 34 और सेकंड में फिर 28 को प्लस करना है। तो 34 में जब हम 28 को प्लस करेंगे तो सेकंड बकेट की भी बॉल्स हमें पता चल जाएंगी कि उसमें कितनी है। 34 प्लस 28 करने से हमारे पास आएगा 4 और 8 प्लस के 12, 3 और 2 5 और 1 6। यानी सेकंड बकेट में हमारे पास बॉल्स कितनी थी 62। देखें अब फर्स्ट वाली की हमारे पास आई 34 और सेकंड में 62। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 96 आ जाएगा। यानी हमें कहा भी ये गया था कि जो दोनों बकेट है उनकी अगर हम बॉल्स को प्लस करें तो वो इक्वल आए किसके 96 के। तो उसी कंडीशन को लेकर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो x हमने लेट किया हुआ था फर्स्ट बकेट की इक्वल, वो इक्वल आया 34 के। और सेकंड की फिर हमने 28 उस 34 में प्लस की तो हमारे पास बना 62। यानी दोनों बकेट्स के हमारे पास हमें बॉल्स पता चल गई कि उनमें कितनी कितनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक which paid simple profit at the rate of 7 into 1/4% per annum। सलमा जो है वो इन्वेस्ट करती है तकरीबन 3.5 लाख रुपया इन अ बैंक के अंदर, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 into 1/4। उस पर उसको जो प्रॉफिट मिलता है पर ईयर के हिसाब से वो है 7 into 1/4%। आगे वो हमें क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 years 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। उसका जो रेट था इंटरेस्ट का वो 8% तक हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है 7 into 1/4 से। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। इसके बाद वो हमें कह रहा है कि फाइंड करें वो अमाउंट जो 7 साल बैंक में उसने इतनी अमाउंट रखी है, तो उसको 7 साल बाद जो उस पर इंटरेस्ट मिला है वो आपने फाइंड करके बताना है। तो पहले जो 2 साल हैं उसमें उसने प्रॉफिट का जो बताया है ना इंटरेस्ट का रेट, वो बताया 7 into 1/4। और फिर जो नेक्स्ट 5 years हैं उनके लिए उसने क्या बताया 8%। तो अब हम इन दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर उसको सम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। पहले हम फॉर फर्स्ट 2 years के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर फर्स्ट 2 years तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू थी यानी प्राइस टोटल जो थी वो हमारे पास 3,50,000 है। और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 7 into 1/4%। अब हम जब इसका होल तोड़ेंगे तो 4 7 जार 28 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास आएगा 29/4%। अब जब इसको डिवाइड किया जाए 29 को 4 पे तो हमारे पास आता है 4 7 जार 28, 9 में से 8 निकाले तो पीछे हमारे पास बचा 1, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 4 2 जार 8, 10 में से 8 गए तो 2, फिर पॉइंट की वजह से 0 लगाया तो 4 5 जार 20 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई वैल्यू 7.25%।
तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना वो 7.25% है। अब हमारे पास जो फाइंड करने के लिए फार्मूला है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए वो है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास वो परसेंटेज वाला है। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यूज़ अगर पुट करें तो टोटल वैल्यू हमारे पास थी P की 3,50,000 और जो हमारे पास R की वैल्यू है वो 7.25 मल्टीप्लाई बाई T यानी टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर्स और डिवाइड में हमारे पास क्या है 100। अब अगर हम यहाँ से कटिंग करें तो ये 2 0 और 2 0 हमारे कट जाएंगे, पीछे हमारे पास रह गया है 3500 मल्टीप्लाई बाई 7.25 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपके पास आएगा 50,750। अब ये तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो 2 ईयर्स के लिए आई है। अब हम आगे जो फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ प्रॉफिट दिया गया वो हमारे पास इंक्रीज होके 8% है। तो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स फिर से हमारे पास वैल्यू क्या है 3,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 8% और टाइम हमारे पास अब कितना है 5 ईयर्स। तो फिर से हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या था P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100। अब हमारे इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास जो थी 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई R की जगह पे अब हमारे पास आ जाएगा 8 और T की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100। अब फिर से इसी तरह से 0 हमारे कट जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई बाई 8 5 ज़ार हम कर देते हैं 40। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1,40,000। अब हमारे पास दोनों जो कंडीशंस थी उनके लिहाज से हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब हमने जो टोटल अमाउंट निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो एक हमारे पास थी 50,750 और दूसरी हमारे पास थी 1,40,000। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,90,750 और यही हमारा इसका आंसर है जो हमने निकालना था कि 7 साल के अंदर उसको कितना प्रॉफिट होता है इस जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी उसके ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1,90,750। इसके साथ ही हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।